हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग बात करेंगे 11th के फिजिक्स की क्वांटम नंबर्स। चैप्टर का नाम है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, इसको हिंदी में बोलेंगे क्वांटम संख्याएं। ठीक है, क्वांटम संख्याएं। तो हम बात करेंगे कि क्वांटम संख्या है क्या होता है। डेफिनेशन लिखेंगे, क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर क्या है? सेट ऑफ 4 नंबर्स विच टेल्स अबाउट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। द set of 4 numbers which tells about the exact position of electron। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर क्या है? ये 4 संख्याओं का समूह है जो इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति के बारे में बताता है। हिंदी में लिख लो, यह 4 संख्याओं का समूह है जो इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति के बारे में बताता है। तो क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम संख्या क्या है? यह 4 संख्याओं का समूह है जो इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये 4 संख्याओं का समूह है। इसमें से जो फर्स्ट 3 है, जो शुरुआत की 3 संख्याएं हैं, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलता है। ठीक है, जो 4 संख्या है उसमें से 3 जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमको मिलता है। बाकी जो लास्ट वाला है 4th नंबर, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिलता है। तो इधर भी लिख लो, द फर्स्ट 3 हैव बीन derived from श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, शुरुआत के 3 क्वांटम संख्याएं क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव की गई हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव की गई हैं, परिभाषित की गई हैं। ठीक है, ये नोट में लिख लेना कि जो शुरुआत के 3 क्वांटम नंबर है, क्वांटम संख्या है, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव की गई है, उनकी मदद से की गई है। ठीक है, या कह सकते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज गिवन बाय श्रोडिंगर। The concept of quantum number is given by श्रोडिंगर। श्रोडिंगर एक वैज्ञानिक थे, फिजिशियन। ओके, नोट
क्वांटम संख्या का जो कॉन्सेप्ट है वो श्रोडिंगर ने दिया था। क्वांटम संख्याओं का कॉन्सेप्ट, अवधारणा, कॉन्सेप्ट श्रोडिंगर ने दिया था। ठीक है, तो हमको पता चला कि क्वांटम नंबर्स क्या है, ये 4 संख्याओं का समूह है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में है, कौन से उपकोश में है, कौन सी कक्षा में है, कौन सी उपकक्षा में है, इन सब सारे चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बताता है। तो क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्या है 4 संख्याओं का समूह जो इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति के बारे में बताता है। मतलब जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में, शेप के बारे में, एनर्जी के बारे में और उसके स्पिन करने के बारे में भी। या हम इसका क्वांटम संख्या का दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं, सेकंड डेफिनेशन लिख लो समझने के लिए। द सेट ऑफ 4 नंबर्स which gives the complete information about energy, shape, orientation and also the spin of an atom। ठीक है, स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो क्वांटम संख्या क्या है, ये 4 संख्याओं का समूह है विच गिव्स, जो देता है, क्या देता है, द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी देता है, पूरा इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, अबाउट एनर्जी, एनर्जी के बारे में, उसके आकार के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में और उसके चक्रण के बारे में, किसके, इलेक्ट्रॉन के। तो ये 4 संख्याओं का समूह है जो इलेक्ट्रॉन के शेप, एनर्जी, ओरिएंटेशन और उसके चक्रण के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, देख लो, यह 4 संख्याओं का समूह है जो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा, आकार मतलब स्थिति, ओरिएंटेशन मतलब साइज एंड चक्र, कि क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी देता है। ठीक है, तो ये 4 संख्याओं का समूह जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, आकार, ओरिएंटेशन और चक्र के बारे में पूरी जानकारी देता है, उसको क्या बोलेंगे, क्वांटम संख्या बोलते हैं। तो अब ये क्वांटम संख्या कितनी होती है, पहले बताया था 4 संख्या है, तो 4 संख्याओं का समूह इधर लिख लो। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याओं के प्रकार। क्वांटम संख्याओं के प्रकार मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें 4 तरह के हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एन, एन फॉर नेक्स्ट, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। मुख्य
क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हिंदी में मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। ये पहला क्वांटम नंबर हो गया। दूसरा एंगुलर और एजीमुथल और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर, चाहे इसको एंगुलर क्वांटम नंबर बोलो, चाहे एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलो, चाहे सब्सिडरी क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या को इंग्लिश में एंगुलर क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसको हिंदी में चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। फोर्थ नंबर, चौथा है लास्ट, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में चक्रण, स्पिन मतलब चक्रण क्वांटम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 4 तरह के होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। हिंदी में इसको मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। दूसरा है एंगुलर और एजीमुथल और सब्सिडरी क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। इसको हिंदी में द्विगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसको हिंदी में चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका हिंदी में इसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। ये हर एक क्वांटम संख्या एटम जो इलेक्ट्रॉन है उसके अलग अलग जानकारी देता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। पहला हम डालेंगे हेडिंग, पहला हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे डिनोटेड बाय एन, डिनोटेड बाय स्मॉल एन, एन से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, मतलब जहाँ पे स्मॉल एन दिख जाए इस चैप्टर में, उसका मतलब है ये मुख्य क्वांटम संख्या है। क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। डिनोटेड बाय एन, एन से प्रदर्शित करते हैं। फिर एक मुख्य क्वांटम संख्या किसने दिया था? गिवन बाय नील बोहर। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसको प्रतिपादन किसने किया था? उसका प्रतिपादन या किसके द्वारा दिया गया था? नील बोहर के द्वारा। नील बोहर ने दिया था। इसका आइडिया जो है वो नील बोहर ने दिया था। आगे बात करें तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज़ के बारे में बताता है? ठीक है, तो लिख लें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? इट गिव्स द इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन देता है, किसकी इंफॉर्मेशन देता है? अबाउट
शेल कोश के बारे में, ऑर्बिट कक्षा के बारे में, या एनर्जी लेवल के बारे में। ठीक है, यह कोश कक्षा ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी देता है, बताता है। मतलब अगर मुख्य क्वांटम संख्या दी गई है तो उससे हम क्या क्या बता सकते हैं, उसके कोश के बारे में कि कौन सा कोश होगा, कौन सी कक्षा होगी, या उसका ऊर्जा कितना होगा, ऊर्जा स्तर क्या है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जब मुख्य क्वांटम संख्या दी रहेगी तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, इट डिटरमाइंस, इससे निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या से हम उस ऑर्बिट की कक्षा की ऊर्जा या उसका साइज, उसका आकार निकाल सकते हैं। तो देखो मुख्य क्वांटम संख्या से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, कोश के बारे में, कक्षा के बारे में, उसके साइज़ के बारे में, और उसके ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, उसकी कक्षा की ऊर्जा क्या है उसके बारे में। इतनी इन्फॉर्मेशन हम इसमें से बता सकते हैं। जैसे हम लोग जानते होंगे कि अगर एटम का स्ट्रक्चर बनाए तो ये नाभिक है, पॉजिटिव नाभिक, फिर इसमें एक और गोला रहता है। ठीक है, फिर एक और गोला, फिर एक और गोला, फिर एक और गोला। तो ये सबसे अंदर वाला गोला क्या है, नाभिक है, न्यूक्लियस, नाभिक। ठीक है, अब नाभिक के बाहर जो पहली कक्षा है ये एक के कक्षा है। क्या है, के कक्षा है, ये के कक्षा है। और एनर्जी लेवल कौन सा है इसका, फर्स्ट एनर्जी लेवल। इस कक्षा के एनर्जी क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, तो नाभिक से अंदर बैठेंगे, अब हम धीरे धीरे बाहर आते जाएंगे। तो नाभिक के बाहर जो पहली कक्षा है, पहला कक्षा है, पहला गोला है, उसको के कोश बोलते हैं। क्या बोलेंगे, के, इसको बोलेंगे फर्स्ट शेल। के क्या है, फर्स्ट शेल, पहला कोश या पहली कक्षा। ठीक है, तो पहली कक्षा कौन सी होती है, के। अब जो दूसरा वाला है ये, उसको बोलेंगे, ये दूसरी कक्षा है, इसको बोलेंगे एल। मतलब क्या है, सेकेंड शेल, दूसरा कोश या दूसरी कक्षा। ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे, दूसरे वाले को सेकेंड एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेकेंड एनर्जी लेवल। इसी तरह से अब तीसरी जो कक्षा है उसको एम से बोलते हैं, कैपिटल एम, मतलब थर्ड शेल, थर्ड शेल या थर्ड ऑर्बिट, तीसरी कक्षा। और एनर्जी लेवल कौन सा हो गया, थर्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, अब जो लास्ट वाली है उसको एन बोलते हैं, फोर्थ शेल, चौथी कक्षा या चौथा कोश। ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे, लास्ट वाले को फोर्थ एनर्जी लेवल। ठीक है, फोर्थ एनर्जी लेवल। तो हम पहले भी पढ़े होंगे परमाणु के बारे में कि के एल एम एन 4 तरह के कोश होते हैं या कक्षा है। ठीक है, कोश या कक्षा। तो नाभिक के बाहर जो सबसे पहला वाला गोला है उसको बोलेंगे के कोश या के कक्षा है।
ठीक है, और उसका एनर्जी लेवल फर्स्ट एनर्जी लेवल है, पहला है ऊर्जा स्तर। फिर दूसरा वाला दूसरा ऊर्जा स्तर, दूसरी कक्षा L, ठीक है। तीसरा वाला तीसरी कक्षा या तीसरा कोष M, थर्ड एनर्जी लेवल। चौथा वाला चौथी कक्षा या चौथा कोष N, मतलब चौथा एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। तो इसके बारे में तो हम जानते ही हैं पहले से, ठीक है। तो एक चीज़ है इसमें कि जैसे जैसे कोष बढ़ता जाएगा, पहले छोटा था फिर इसमें बढ़ा, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। तो जैसे जैसे कोष बढ़ता जाता है वैसे वैसे देखो कक्षा बढ़ती जा रही है। पहला, फिर साइज़ बढ़ा इसका, फिर और साइज़ बढ़ा इसका, फिर और साइज़ इसका बढ़ा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एज वैल्यू ऑफ शेल इंक्रीजेस, जैसे जैसे कोष की वैल्यू, कोष का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कोष का मान बढ़ता जाएगा, ऑर्बिटल आल्सो इंक्रीजेस, ऑर्बिटल आल्सो इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे कोष बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कक्षा भी बढ़ती जाएगी, कक्षा भी बड़ा होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे कोष का आकार बढ़ता जाएगा, कोष का आकार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कक्षा का आकार भी बढ़ेगा, ठीक है। ये नोट करके लिखना, जैसे जैसे शेल का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे कक्षा की भी आकार बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेल में से सेकंड सेल में गए तो आकार बढ़ गया, सेकंड में से थर्ड में गए तो आकार बढ़ गया, ठीक है। ऐसे में तो अगर हम कहें कि n = 1 मतलब पहली कक्षा, n = 2 मतलब दूसरी कक्षा, ठीक है ना। n = 1 पहला कोष, n = 2, n = 3, n = 4। फर्स्ट सेल पहला कोष, सेकंड सेल दूसरा कोष, थर्ड सेल तीसरा कोष तीसरी कक्षा, फोर्थ सेल चौथी कक्षा, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं एज वैल्यू ऑफ n increases, as value of n increases, size of orbit also increase, ठीक है। जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा कक्षा का आकार भी बढ़ता जाएगा। अगर n की वैल्यू 1 मतलब पहली कक्षा, n की वैल्यू 2 मतलब दूसरी कक्षा, साइज बढ़ गया। n = 3 मतलब तीसरी कक्षा, मतलब फिर साइज बढ़ गया। n = 4 मतलब चौथी कक्षा, मतलब और साइज बढ़ गया। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे साइज ऑफ ऑर्बिट, कक्षा का आकार भी बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे कक्षा बदल रही है, जैसे n = 1 पहली कक्षा, अब पहली कक्षा के बाहर जब दूसरी कक्षा में जाएंगे तो उसकी एनर्जी भी बढ़ रही है, आकार बढ़ रहा है, एनर्जी भी बढ़ रही है, उसका एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है, ठीक है। तो इधर एक और लिख लेंगे एज n इंक्रीजेस, जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे जैसे n बढ़ेगा, जैसे जैसे n बढ़ेगा, पहली कक्षा में से दूसरी कक्षा में जाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी तो लास्ट वाले कक्षा की, फोर्थ की, ठीक है। चौथे सबसे बाहर वाली कक्षा की एनर्जी सबसे ज़्यादा, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, अंदर वाले की, पहली कक्षा की, ठीक है। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा
कक्षा का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब आगे बात करेंगे कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है पीछे चल रहा था ना हेडिंग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, मुख्य क्वांटम संख्या का। अभी हम ये सारी चीज़ें बात करें मुख्य क्वांटम संख्या में ही। ठीक है, एन के बारे में। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन वेव की साइज और टोटल एनर्जी के बारे में बताता है। तो पहले भी बता दिया था कि यह इट डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वेव, size of electron wave and the total energy of the electron। कि इलेक्ट्रॉन वेव के बारे में और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताता है। यह इलेक्ट्रॉन वेव का आकार और ऊर्जा के बारे में बताता है। ये तो पहले ही बता दिया था ना। ठीक है, तो जो ये n है इसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा? इट हैज़ इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यूज लाइक 1 2 3 4 डॉट डॉट एटसेट्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइक कुछ भी हो सकता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल K L M N एटसेट्रा। ठीक है, कि इसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा इंटीजर होगी, पूर्णांक होगी। n का मान सदैव एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होगा, माइनस वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ पूर्णांक। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाएगा KLMN। ठीक है, मतलब क्या है इसका? जैसे n = 1 मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट, पहली कक्षा, मतलब K शेल, K कोश। यही ना। n = 1 मतलब नाभिक के बाहर छोटा वाला, नाभिक के बाद वाला कक्षा, पहली कक्षा। पहली कक्षा मतलब K शेल। जब भी n का मान 1 होगा इसका मतलब K शेल है या पहली कक्षा है वो। n = 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट, दूसरी कक्षा, मतलब L शेल, L कोश। n = 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट, तीसरी कक्षा, मतलब M शेल। n = 4 मतलब फोर्थ ऑर्बिट, मतलब N कोश, N कोश चौथी कक्षा। ठीक है, इसी तरह से और भी n = 5 मतलब फिफ्थ ऑर्बिट, आगे का। ठीक है, तो अभी तक जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या जो भी नेचर में, सिर्फ ऐसा कोई एलिमेंट बना ही नहीं है कि हमको KLMN कोश छोड़ करके उसके आगे जाना पड़े। ठीक है, या 4 कक्षा छोड़ करके उसके आगे जाना पड़े। अभी तक ऐसा नेचर में कोई भी
एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं किया है कि जिसका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो वो KLMN कक्षा को पार करके आगे जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई एलिमेंट नेचर में, ऐसा कोई तत्व नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो अगर n = 5 हो गया तो 5th ऑर्बिट हो जाएगा, एक और गोला बनेगा 4th के बाद, और उसका आगे शेल हो जाएगा KLMN के बाद OP, ऐसा आगे शेल हो जाएगा। ठीक है, आगे उसका कोश बनेगा। तो इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर हम बात करें इस n की, तो एक फार्मूला है 2πr = n लैम्डा। ठीक है, 2πr = n लैम्डा, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ वेव्स। मतलब अगर n = 1 रखब, अगर हम लोग n = 1 रखेंगे मतलब नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ वेव्स = 1। n = 2 मतलब नंबर ऑफ वेव्स 2। n = 3 मतलब नंबर ऑफ वेव्स 3। समझ में आया? अगर हम इसके एनर्जी की जो बात कर रहे थे, एनर्जी की, तो फार्मूला होता है -13.6 × Z² n²। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब देखो, जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे n का मान 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा ओवरऑल मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो लिख लो, एज n इंक्रीजेस एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। और एक और दूसरा फार्मूला है कि जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे पहली कक्षा से जब दूसरी कक्षा में जा रहे हैं, जब पहली कक्षा में से दूसरी कक्षा में जा रहे हैं तो देखो पहली कक्षा का आकार क्या है, कम है, और पहली कक्षा में n का मान 1। तो जब पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहे हैं, दूसरी कक्षा में मतलब सेकंड वाले गोला में दूसरी कक्षा मतलब n का मान 2, n का मान 1 से बढ़ करके 2 हुआ, और उसका साइज़ क्या हुआ, बढ़ गया। तो मतलब r का मान, त्रिज्या का मान क्या हो गया, बढ़ा। नाभिक से नापेंगे तो पहले वाले गोले की त्रिज्या कम होगी, फिर नाभिक से नापेंगे दूसरे वाले गोले की त्रिज्या बढ़ेगी। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे r का मान मतलब त्रिज्या का मान बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे जैसे n बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ रही है। तो समझ में आया, ऊर्जा भी बढ़ रही है, ये हमने पीछे बताया था। देखो, ये पहली कक्षा है, n का मान 1, इसका त्रिज्या नाभिक से यहाँ तक की दूरी देखो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, नाभिक से यहाँ तक की दूरी। फिर जब दूसरे गोला में गए तो n का मान 2 हो गया, फिर दूरी देखो, त्रिज्या देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बढ़ गई। ठीक है, फिर जब तीसरी वाली कक्षा में गए तो n का मान 3 हो गया, अब नाभिक से दूरी देखो बढ़ गई। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे त्रिज्या का मान भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे n का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे त्रिज्या का मान भी बढ़ रहा है, मतलब एनर्जी भी बढ़ रही है। देखो, एनर्जी भी बढ़ रही है, हमने पीछे बताया था, ये पूरा बताया था। तो वही इधर है सूत्र से कि जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी, और वैसे वैसे त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। ऐसा में तो अगर बात करें पहले वाले की एनर्जी, पहले वाली कक्षा की एनर्जी कम होगी, दूसरे वाली कक्षा की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, तीसरे वाली कक्षा की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, चौथे वाली कक्षा की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसी तरह से पहले वाले कक्षा की त्रिज्या कम होगी, दूसरे वाले कक्षा की त्रिज्या उससे ज़्यादा होगी, तीसरे वाले कक्षा की त्रिज्या उससे और ज़्यादा होगी, चौथे वाले कक्षा की त्रिज्या उससे और ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।
अच्छा, यहाँ पे जो मैंने बताया था कि n जो है वो हमेशा इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, तो n का मान सदैव पूर्णांक होगा। ये n 0 नहीं होगा, 0 कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा n का मतलब क्या है? गोला। हम पहले गोले से ही स्टार्ट कर दे रहे हैं, हम एक से ही स्टार्ट कर रहे हैं, पहला गोला से स्टार्ट कर रहे थे। यही n हमेशा एक से ही स्टार्ट होगा, कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम स्टार्ट शुरुआत ही एक से कर रहे हैं। ऐसा में तो n कभी 0 नहीं होगा, ये याद रखना। अब अगर बात करें आगे, कि किसी भी कोश में कितने उपकोष होंगे, उसके बारे में बात करते हैं। कि कोई भी कोश दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है, कोई भी कोश दिया है, तो उस कोश में कितने उपकोष होंगे ये पता करना। देखो, नंबर ऑफ सबशेल प्रेजेंट इन nth शेल क्या होता है? n। n वें कोश में उपस्थित उपकोष बराबर n। मतलब कोई भी कोश दिए है, मान लो अगर ये इधर हम ये कोश डाल रहे हैं n का मान, इधर उपकोश सबशेल, ठीक है, ठीक है। अगर n का मान 1, अगर n का मान 1 रखें, मतलब पहला कोश, तो उसमें कितने उपकोष होंगे? एक ही, ठीक है। अगर पहला कोश है, n का मान 1 है, तो उसमें कितने उपकोष होंगे? एक ही उपकोष होंगे, और वो कौन सा होगा? s। उपकोष कितने होते हैं पता है ना? s, p, d, f, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो पहले कोश में कितने उपकोष? एक, वो कौन सा होगा? s। अगर n का मान 2 रखें तो कितने उपकोष? 2, वो कौन कौन से? एक तो s हो गया और दूसरा p हो गया। अगर n का मान 3 रखें तो कितने उपकोष? 3 उपकोष, क्योंकि हमने बताया था ये फार्मूला है, नंबर ऑफ सबशेल प्रेजेंट इन nth शेल, कि nवें शेल में उपस्थित उपकोष कितने उपकोष होंगे। अगर nवां कोश है तो उसमें कितने उपकोष होंगे? n कोश होंगे, मतलब जितने कोश होंगे उतने उपकोष होंगे। तो अगर एक पहला कोश है तो उसमें एक उपकोष, अगर 2 कोश है तो उसमें 2 उपकोष, 3 कोश है तो उसमें 3 उपकोष, और 3 कौन कौन से होंगे? s, p, d। अगर n की वैल्यू 4 रखें तो 4 उपकोष, कौन कौन से? s, p, d, f। में अगर ऐसे ही n की वैल्यू 5 रखे तो 5 उपकोष, कौन कौन से? s, p, d, f, g, ठीक है। अगर n की वैल्यू 6 रखें तो 6 उपकोष, कौन कौन से? s, p, d, f, g, h। लेकिन ये जो g और h है, इसमें नोट करके लिखो, यहाँ पे नोट, ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई तत्व है ही नहीं जो f के बाद भरने की नौबत है। f के बाद g और h में जाना पड़े, ठीक है, और नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमारा d और f जो है, जो d और f है, यही कम्प्लीटली फिल नहीं हो पाता, पूरी तरह से भर नहीं पाता। तो ये एनफ है। अभी तक नेचर में कोई ऐसा तत्व तो बना ही नहीं है कि हम d और f को कम्प्लीटली फिल करके g और h में जाना पड़े, g में जाना पड़े, h में जाना पड़े, ये अभी तक ऐसा कोई तत्व है ही नहीं, ठीक है। तो हम जो भी पढ़ेंगे वो सिर्फ f तक ही पढ़ेंगे, 4 उपकोष के बारे में पढ़ेंगे, s, p, d, f, बस इन 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो देख रहे हो हम
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, और ये मुख्य क्वांटम संख्या हमको कौन कौन सी जानकारी दे रहा है। ठीक है, ऊर्जा के बारे में बताया, कोश के बारे में बताया इसने, और इलेक्ट्रॉन वेव के बारे में बताया इसने, और एनर्जी के बारे में बताया, रेडियस के बारे में बताया, त्रिज्या के बारे में बताया, और बताया कि अगर कोश पता है, एन पता है, तो उसमें कितने उपकोश होंगे ये भी बताया। तो देख रहे हो, एक चीज़ से क्वांटम नंबर से, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मुख्य क्वांटम संख्या एन से हमको कितनी कितनी चीज़ें पता चल रही हैं। ठीक है, तो जो जितने भी क्वांटम संख्या है, हम 4 क्वांटम संख्या है, वो हर एक क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के एटम के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देगा। तो हम पहली क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, वो जानकारी हमको दे रहा है। ठीक है, ये हो गया मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या खत्म हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरे क्वांटम संख्या की, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। दूसरा क्वांटम संख्या है एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, मतलब द्विअंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, तो डिनोटेड बाय स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, कौन दिया था आइडिया? प्रपोज्ड बाय सोमरफील्ड एक वैज्ञानिक थे। सोमरफील्ड ने दिया। एग्जाम में पूछता है कि मुख्य क्वांटम संख्या का प्रतिपादन या मुख्य क्वांटम संख्या का आइडिया या मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया, तो वो पता चलता है नील बोहर ने। दूसरा, द्विअंशी क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया? द्विअंशी क्वांटम संख्या की खोज किसने की? तो सोमरफील्ड ने। ठीक है, अब ये क्या बताता है? द्विअंशी क्वांटम संख्या से हमें क्या पता चलता है? मतलब एल के मान दिया रहेगा, एल का मान दिया रहेगा, तो उससे हमें क्या पता चलेगा? देख लो इधर, द्विअंशी क्वांटम संख्या, इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ electronic cloud and the number of subshell in shell. ठीक है, तो द्विअंशी क्वांटम संख्या क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का शेप क्या है और कोश में कितने उपकोश हैं, ये भी बताएगा। सबशेल के बारे में बताएगा। ठीक है, और द्विअंशी क्वांटम संख्या की जो वैल्यू होगी, एल की जो वैल्यू होगी, इट कैन हैव द वैल्यू, एल की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर के n-1 तक, 0 to n-1, 0 से लेकर n-1 तक। n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। ऐसा नहीं कि जो L की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से लेकर के n-1 तक। मतलब पहली वैल्यू 0, फिर उसके बाद n-1 तक। अभी आगे हम इस पर बात करेंगे 0 से लेकर के n-1 तक। जैसे मान लो
इधर मुख्य क्वांटम संख्या है, इधर द्विगुणित क्वांटम संख्या। अब बताया कि मुख्य क्वांटम संख्या द्विगुणित क्वांटम संख्या हमको क्या बताएगी, उपकोष के बारे में, नंबर ऑफ सबसेल, उपकोषों की संख्या। ठीक है, उपकोषों की संख्या। और वो उस उपकोष का नाम क्या होगा, सबसेल नेम, वो भी बताएगा सबसेल नेम कि वो कौन कौन सा उपकोष होगा, उपकोष का नाम। ठीक है, जैसे मान लो n की वैल्यू 1, जब n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से n-1 तक। l की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 मतलब 1-1 तक, 0 to 0 मतलब 0 आएगी। n की वैल्यू 1 मतलब l का मान 0। अब l का मान 0 मतलब हम पीछे बताया था कि किसी भी कोष में उपस्थित कितने उपकोष होंगे, तो n मतलब नंबर ऑफ सेल मतलब उपकोष, नंबर ऑफ उपकोष कितने हो जाएंगे, सबसेल कितने हो जाएंगे, 1। n का मान 1। देखो ये वैल्यू कितनी है, 0, l की वैल्यू कितनी है, 0 मतलब एक ही वैल्यू आई है, तो उपकोष की संख्या 1। ये कौन सा उपकोष होगा, s। ठीक है, कौन सा उपकोष होगा, s। अब अगर बात करें n की वैल्यू 2 रखें, अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है तो l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है, l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to n-1 मतलब 2-1 मतलब 0 to 1। 0 to 1 मतलब कौन कौन सी, एक तो हो गई 0, एक हो गई 1, 0 to 1 ऐसा में। अब देखो कितने नंबर ऑफ सबसेल होंगे, कितने उपकोष होंगे, तो 2। कौन कौन से, एक तो 0 हो गया, 1, और दूसरा 1, कितने हो गए, 1 2 हो गया। अब ये 2 कौन कौन से हो गए, एक तो s हो गया क्योंकि 0 किसके लिए हुआ था, s के लिए, और दूसरा क्या हो गया, p। ऐसे में कि जब n की वैल्यू 2 रखे हैं तो l का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के n-1 तक। तो 0 से लेकर के n-1, n की वैल्यू 2 है, 2-1 मतलब 1 आ गया, 0 से 1 तक। अब 0 से 1 मतलब 0 के बाद 1 आ गया, 0 से 1 तक 1। संख्या रेखा के बारे में मालूम होगा ना, 0 से 1 तो कितनी वैल्यू आ गई टोटल, 2। एक तो 0 हो गया, दूसरा 1, तो उपकोष की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। कौन कौन सा उपकोष होगा, एक तो s हो गया, एक p हो गया। अब अगर बात करें जो ये 0 और 1 आया था, तो ये जो 0 आया है ये तो s उपकोष के लिए आया है, पता है हमको ऊपर से देखो, और जो ये 1 आया है ये p के लिए आया है। बात समझ आई। अगर n की वैल्यू 3 रखें तो वैल्यू क्या होती है l की, 0 to n-1 मतलब 3-1, 0 to 3-1 मतलब 2, 0 to 2 मतलब एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया। टोटल कितनी वैल्यू है, 1 2 3, 3 वैल्यू आई, मतलब 3 उपकोष। देख रहे हो l हमको जानकारी दे रहा है कि कितना उपकोष होगा। हमने ऊपर बताया था ना, इट डिस्क्राइब द शेप ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, अभी बात करेंगे इसके बारे में, एंड द नंबर ऑफ सबसेल इन सेल। ठीक है, कितने सबसेल होंगे, कितने उपकोष होंगे, ये बता रहा है l की वैल्यू। अगर l की वैल्यू 0 है मतलब एक ही वैल्यू है 1, एक उपकोष। अगर l की वैल्यू 2 आ रही है, 1 2, तो ये बता रहा है 2 उपकोष। अगर l की वैल्यू 3 आ रही है, 1 2 3, तो 3 उपकोष। और वो कौन कौन से होंगे, SPD। 0 के लिए s हो जाएगा, p के लिए 1 हो जाएगा, और d के लिए 2 हो जाएगा, SPD। यहाँ पे लिख लेना आप नोट करके, 0 1 2। 0 जो है वो s के लिए है, 1 जो है वो p के लिए है, 2 जो है वो d के लिए है। अगर n की वैल्यू 4 रखें तो 0 to n-1, l की वैल्यू क्या है, 0 to n-1, 4-1 मतलब 0 to 3, 0 to 3 मतलब 0 1 2 एंड 3। ठीक है, 0 to 3, 0 1 2 3, तो क्या हो जाएगी, ये कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3 4, 4 उपकोष हो जाएंगे। कौन कौन से, S P D F। ठीक है, अब ये जो 0 1 2 3 आया है, ये 0 किसके लिए है, ये तो S के लिए है, ये किसके लिए, P के लिए, और ये किसके लिए, D के लिए, ये जो लास्ट वाला बचा है वो F के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगर n की वैल्यू 5 रखें
तो 0 to n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 मतलब 0 to 4, 0 to 4 मतलब 0 1 2 3 4, यही ना। तो कितनी वैल्यू हो गई? 1 2 3 4 5, मतलब 5 उपकोष होंगे। कौन कौन से? S P T F G, 5 उपकोष हो गए। ठीक है, 0 1 2 3 4। 0 तो पता है हमको S के लिए, ये P के लिए, 2 D के लिए, ये F के लिए, ये G के लिए। लेकिन आज तक नेचर में कोई ऐसा तत्व है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं जिसमें हमें G उपकोष में जाना पड़ेगा। तो हमारे जितनी भी पढ़ाई है, जितने भी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो सिर्फ 4 उपकोष तक ही बात करेंगे। S P D F 4 उपकोष तक ही। ठीक है, तो ऐसे पता करते हैं। तो L का मान से हमें पता चला कि कितने उपकोष होंगे। ठीक है, और वो कौन कौन से होंगे इधर बताए। तो मैं नोट करके लिख लेंगे, नोट। देख रहे हो, S के लिए L का मान कितना है? 0। P के लिए L का मान कितना आ रहा है? 1। D के लिए L का मान कितना आ रहा है? 2। F के लिए L का मान कितना आ रहा है? 3। देख रहे हो, पूरे में कॉमन हो रहा है। तो इधर लिख रहे S के लिए, ये याद रखना है, ये हमेशा S के लिए L का मान 0, P के लिए L का मान 1, D के लिए L का मान 2, F के लिए L का मान 3। तो ये याद रखना है। ठीक है, कि S के लिए L का मान क्या होता है? 0। P के लिए L का मान कितना होता है? 1। D के लिए L का मान कितना होता है? 2। F के लिए L का मान कितना होता है? 3। तो ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, और ये भी पता चल गया होगा कि नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे, और नंबर ऑफ सबसेल जो है वो उपकोष की संख्या जो है वो कोष की संख्या के बराबर है। ठीक है, या मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर है। देख रहे हो, तो ये इसको भी लिख सकते हो इधर नोट करके। उपकोष की संख्या, कोष की संख्या बराबर होगी किसके? मुख्य क्वांटम संख्या के। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेल इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये तो पता चल गया ना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, हमने जो बात की थी अभी पीछे, एक चीज़ और देख लो आप। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो लिखते हैं ना 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ऐसा लिखते हैं ना। तो वो 1 2 3 कहाँ से लिख रहे हैं, उसके बारे में भी अब बात कर लेते हैं। यहीं पे देखो, ये बात करते हैं n की, ये है l। जैसे n की वैल्यू 1 रखा तो l की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ठीक है, n की वैल्यू 1 मतलब n की वैल्यू 1 मतलब कौन सा कोष आ गया? पहला कोष। अगर l की वैल्यू की बात करें, n की वैल्यू दी है तो l की वैल्यू कितनी है? 0 to n माइनस 1 मतलब 0। अब 0 किसके लिए होता है? s के लिए। 0 किसके लिए होता है? s के लिए। l का मान तो हमको निकालना था ना, n का मान दिया है 1, तो l का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 to n माइनस 1। इसमें रखेंगे तो 0 to 1 माइनस 1 0, 0 मतलब 0। तो s 0 किसके लिए होता है? l बराबर 0 है तो किसके लिए है? s के लिए। ठीक है, तो अब अगर n की वैल्यू 2 रखें तो l का मान कितना आ जाता है? 2 मान आता है। कौन कौन सा? एक 0 एक 1। कौन कौन सा मान आएगा? 0 आता है और एक 1 आता है। 0 to n माइनस 1 रखो, 0 to 2, 0 to 2 माइनस 1 मतलब 1, 0 to 1 0 1। ओके, तो कौन कौन सा? एक तो s हो जाता है, दूसरा p हो जाता है। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 3 है तो कितने में आएंगे? 0 1 2 रख के सॉल्व कर लेना। तो कौन कौन सा हो जाएगा? s p d। ये अभी पीछे हमने बात किया था। अगर n की वैल्यू 4 है तो 0 1
2 3 कौन कौन सा हो जाएगा, S P D F। अच्छा, अब एक चीज़ और बात करते हैं कि वो 1S 2S 2P ये जो 1 2 3 लगा रहे थे वो कहाँ से लगा रहे थे। देखो ये जो है ना, ये वाला 1 जो है ये इधर लगता है तो इधर हो जाएगा 1S। ये वाला जो 2 है ना ये इधर लगता है 2S 2P। ये वाला जो 3 है ना ये इधर लगता है 3S 3P 3D। ये वाला जो है ना इधर लगता है 4S 4P 4D 4F। है सुनने, तो ये ऐसे करते हैं। ठीक है, अब हमको लगता है कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ये 1S 2S 2P 2P कहाँ से आ रहा है, 3P 3D ये सब कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो जो L कमांड निकलता है उससे हमको कोश के बारे में पता चलता है कि कितने कोश होंगे और कौन कौन से होंगे। और जो N, अब एक चीज़ और देख सकते हो तुम, ये जो 1S है 1S का मतलब ये 1 क्या बता रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या। देख लो मुख्य क्वांटम संख्या। S क्या बता रहा है, उपकोश। ठीक है, और S के लिए L का मान कितना होता है, 0। देख रहे हो, पूरा बता रहा है। अभी देखो 2S 2P। ठीक है, अब 2 क्या बता रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या ये वाला 2, मतलब n = 2 है। n का मान कितना है, इधर n का मान 1, इधर n का मान कितना है 2। ठीक है, और S उपकोश मतलब S के लिए L का मान कितना है 0। P उपकोश, P के लिए L का मान कितना है 1, और ये 2 क्या बता रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या है n। ऐसा नहीं, तो ऐसे ऐसे पूरा बात करें। अब आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमने पीछे जो डेफिनेशन लिखी थी अज़ीमुथल में द्विआंशिक क्वांटम संख्या में, इट डिस्क्राइब द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। शेप के बारे में, इसकी आकृति के बारे में, इसकी आकृति कितनी होती है, कैसी होती है। देखो शेप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, हेडिंग डालो शेप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो क्वेश्चन कौन कौन से उपकोष थे, सबशेल कौन कौन से थे, सबशेल उपकोष। हर उपकोष की आकृति क्या है, शेप क्या है। ठीक है, एस की आकृति क्या होती है, स्फेरिकल, गोलाकार। एस की आकृति कैसी होती है, गोलाकार, ये गोला की तरह। पी की आकृति क्या होती है, डम्बेल। ठीक है, कैसी होती है, डम्बेल, मतलब डम्बल के आकार का। ठीक है, डी की आकृति क्या होती है, डबल डम्बेल। कैसी, डबल डम्बेल। ठीक है, डबल डम्बेल। और एफ की आकृति क्या होती है, कॉम्प्लेक्स, जटिल। ठीक है, जटिल। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बारे में पता चलेगा कि इसका आकार क्या होगा, हर एक उपकोष का आकार क्या होता है। यस की आकृति कैसी होती है, गोलाकार। पी की आकृति कैसी होती है, डम्बल, ये डम्बल। टी की आकृति कैसी होती है, डबल डम्बल। ठीक है, डबल डम्बल। एफ की आकृति कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स, जटिल। ठीक है, मतलब इसकी कोई आकृति बराबर बनेगी नहीं, तो ये जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं। और एक फार्मूला लिख लो एंगुलर मोमेंटम का। ऑर्बिटल का अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो कैसे निकलेगा, फार्मूला लिख लो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कक्षा का कोणीय संवेग क्या होता है, √L × L+1, अंडर रूट के बाहर मल्टीप्लाई में गोए में h/2π। ठीक है, L क्या है, द्विआंशिक क्वांटम संख्या, द्विआंशिक क्वांटम संख्या। तो ये याद रखना फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है पहले एग्जाम्स में।
अच्छा, ये तो होगा आकृति के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बारे में। तो यहाँ पे हमारा ये वाला भी ख़त्म हो गया, सेकंड क्वांटम नंबर ख़त्म हो गया। अब बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं? डिनोटेड बाई स्मॉल एम, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? आइडिया किसने दिया था? लिंडे। प्रपोज्ड बाई लिंडे, लिंडे ने दिया था। सारे क्वांटम संख्याओं को याद रखना है कि उस क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया था या किसने प्रपोज किया था। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसने दिया? लिंडे ने। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जो है, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है, वो क्या बताता है? इट डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिट, या ऑर्बिट के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ठीक है, मतलब जो हम वो करते हैं ना, क्या नाम है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं पाउली अपवर्जन नियम से, तो उसमें बॉक्स बनाते हैं ना, फिर उसमें एरो टाइप का लगाते हैं ना, तो वो बॉक्स, कितने बॉक्स बनेंगे, ओरिएंटेशन क्या है उसका, उसके बारे में। इट डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? इट कैन हैव वैल्यू -L to +L। जो m की वैल्यू होगी, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू होगी, वो कहाँ से कहाँ तक होगी? m का जो मान होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? -L से लेकर के +L तक, इंक्लूडिंग ज़ीरो, इंक्लूडिंग ज़ीरो मतलब ज़ीरो लेकर के, ज़ीरो लेकर -L से +L, और ज़ीरो भी उसमें रहेगा। ठीक है, तो इट कैन हैव वैल्यू -L to +L, या इसी को क्या बोलेंगे? 2L + 1, -L to +L, दैट इज 2L + 1। कितनी वैल्यू होंगी टोटल? 2L + 1। -L to +L अगर इसको टोटल करेंगे तो 2L + 1 आएगा। ठीक है, तो m की वैल्यू -L से लेकर के +L तक। अच्छा, हमने बता ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिट, इसके बारे में बात। अच्छा, बात करें ऑर्बिटल। एक होता है ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल space where electron finding probability is maximum। मतलब ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल मतलब एक ऐसा 3D स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी, संभावना सबसे ज़्यादा हो। लिख लो, एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो? सबसे ज़्यादा हो। मतलब ये क्या बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? ये ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताएगा। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन, ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन के बारे में।
ठीक है। जैसे मान लो n है, l है, इधर m है, तो l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 to n-1। m की वैल्यू कहाँ से आता है? -l से +l तक, ठीक है। मान लो अगर n का मान 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0। बताया था 0 to 0 मतलब 0 आएगा, मतलब l की वैल्यू क्या होगी? 0। l की वैल्यू 0 मतलब किसके लिए होती है? s के लिए, ठीक है। ये 1 है तो मतलब 1s। इतना तो हमने पीछे पढ़ा ही था, ये तो हम सिंपल चीज़ें बता सकते हैं। जब l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू -0 से +0, -l से +l मतलब -0 से +0 मतलब कितनी आ जाएगी? 0। m की वैल्यू भी 0, 1s था ही, ठीक है। अब 1s तो था ही, पता है, मतलब m की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 मतलब डायरेक्शन लेस है। क्या है? डायरेक्शन लेस। m की वैल्यू 0 का मतलब डायरेक्शन लेस, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर m की वैल्यू 2 रखें तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 to 2 -1 0 to 1, 0 1 आ जाएगी। l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 1। अब 0 किसके लिए होता है? s के लिए। 1 किसके लिए होता है? p के लिए। तो पता है 2 है तो 2s 2p, सिंपल। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -l से +l। 0 के लिए -0 से +0 ही तो 0 ही रहेगा, ये तो कोई फ़ायदा नहीं है। कि l की वैल्यू जब 0 थी तो m की वैल्यू भी 0 आई। अब जब l की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 से +1 तक, l की वैल्यू 1 तो -1 से +1 तक, -1 0 +1, -1 से लेकर के +1 तक, -1 0 +1, पता था ना, इंक्लूडिंग 0, 0 लेकर के, -l से +l, -1 से +1, ठीक है। तो -1 0 +1, समझ में आया ना। m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू क्या है? -l से +l। l का मान अगर 1 है तो -1 से लेकर के +1 तक, तो -1 से +1 के बीच में कौन कौन सा आएगा? -1 0 +1। जब संख्या रेखा पर निरूपित करते थे, शो करते थे तो कैसे करते थे? -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2 ऐसा करके शो करते थे ना। उसी तरह से -l से +l मतलब -1 से +1, -1 से +1 मतलब -1 0 +1, ओके। अब हमको तो पता ही था कि जब m की वैल्यू 0 थी मतलब वो किसके लिए थी? डायरेक्शन लेस थी, मतलब s था। s के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, 0, ठीक है। अब ये पता है कि m की 3 वैल्यू आई है, m की 3 वैल्यू आई है, और वो किसके लिए आई है? ये p वाले के लिए। तो मतलब ये जो p है उसकी 3 डायरेक्शन होगी। कौन कौन सी? इसका तो डायरेक्शन होगा डायरेक्शनल, लेकिन कौन कौन सा डायरेक्शन होगा? देखो ये p है, 1 2 3, p की 3 वैल्यूज 3 डायरेक्शन में आएगा p। कौन कौन से? px, py, pz, px, py, pz, मतलब 3 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3, ठीक है। 3 बॉक्स बनेंगे, m की जितनी वैल्यू उतने बॉक्स, m की जितनी वैल्यू उतने बॉक्स, मतलब 3 वैल्यू आई मतलब 3 बॉक्स। अब इसमें से जो 0 है, जो z डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होगी? 0। जो 0 आएगी वो z डायरेक्शन की आएगी। तो ये जो -1 0 +1 आया है, ये -1 से +1 तो क्या हो जाएगी? इसमें से कोई भी px हो सकता है, कोई भी py, एनी ऑफ देम px एंड py। ये -1 +1 में से कोई भी एक, या तो ये px होगा या तो ये px होगा, या तो ये py होगा या तो py, ठीक है। तो इन -1 और +1 में से कोई भी px हो सकता है, कोई भी py हो सकता है, लेकिन जो 0 है वो हमेशा pz होगा, ठीक है। ये जो p 2p आया है, इसमें m की वैल्यू जो 3 वैल्यूज़ आई हैं, ये बताता है डायरेक्शन के बारे में। -1 0 +1 3 डायरेक्शन है, मतलब px py pz ऐसा करके। तो अब जो 0 आया है वो z डायरेक्शन का आया है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो 0 आएगा वो z डायरेक्शन का आएगा, ठीक है। तो एनी ऑफ देम कैन बी px एंड py, बट 0 जो है वो pz का होगा, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलती है। श्रोडिंगर वेव से हमको इक्वेशन
इक्वेशन से हमको ये पता चलता है। तो ये जो पी जेड की वैल्यू जो ज़ीरो है वो पी जेड होगी, ठीक है। और एनी ऑफ देम कैन बी पी एक्स एंड पी वाई, ठीक है। तो हमको क्या समझ में आया कि इधर जो ये 2s था ये तो डायरेक्शन लेस है, ठीक है। 2s जो था वो डायरेक्शन लेस है, डायरेक्शन लेस, लेकिन जो 2p है ये डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। जो 2p है उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसके बारे में हमको पता चला। अच्छा, हमको अगर इसका हम शेप बनाए, जो ये 2s 2p ये सब आया, इसका अगर आकृति बनाए तो कैसे बनाएंगे? जैसे हमको पता है कि हमको p की जो आकृति है वो क्या है, डम्बल है। जो ये पी एक्स पी वाई पी जेड आया, अगर इसके हम शेप बनाए, जो ये पी एक्स पी वाई पी जेड आया है, अगर इसका हम शेप बनाए, आकृति बनाए तो कैसे बनाएंगे? इसे देखो, पता है ना p की आकृति कैसी होती है, डम्बल। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। हमको शो करना है कि इसको पी एक्स को, p की आकृति कैसी होती है, डम्बल। डम्बल किस पे बनना चाहिए, एक्स पे, पी एक्स, एक्स पे। तो एक्स पे हम डम्बल बना लेंगे, ठीक है। हो गया, ये किसकी वैल्यू हो गई, पी एक्स की, पी एक्स का आकृति बन गया। अगर हम बात करें पी वाई की, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पी वाई की बात करें, मतलब पी की आकृति कैसी होती है, डम्बल, लेकिन किस पे, वाई एक्सिस पे। लो, ठीक है, पी वाई हो गया। अब अगर बात करें पी जेड की, पी जेड तो किस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। तो पी जेड डम्बल, लेकिन किस पे बनेगा, जेड एक्सिस पे। तो ये क्या हो गया, जेड एक्सिस। कैसा बनेगा, डम्बल, ठीक है, डम्बल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमका पता चल रहा है। शेप बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर ऐसे बनाया तो मतलब ये पी एक्स की वैल्यू है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बना है। ये पी वाई की वैल्यू है, और क्यों ये पी है, क्योंकि ये डम्बल है, सिंगल डम्बल है, ठीक है। और ये पी वाई की वैल्यू है, वाई एक्सिस पे बना है लेकिन डम्बल है, इसलिए पी वाई। ये क्या है, पी जेड है, जेड एक्सिस पे बना है, डम्बल होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता चला। तो यहाँ तक हम n = 2 तक बात किए थे। अगर हम n की वैल्यू 3 रखें, तो अगर n की वैल्यू 3 रखें तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1, मतलब 0 to 3 - 1, 0 to 2, 0 to 2 मतलब 0 1 2। तो 0 तो हो गया किसके लिए, s के लिए, 3 है तो 3s, ये 3p और ये 3d, ठीक है। d के लिए l का मान 2 ना, ठीक है। तो अब अगर m की मान निकाले, m की वैल्यू निकाले, तो m कहाँ से होता है, -l to +l तक, इंक्लूडिंग 0 लेकर के। तो अगर l का मान 0 था, l का मान 0, तो m का मान कितना आ जाएगा, -0 से +0 मतलब 0, m की वैल्यू 0, मतलब एक ही बॉक्स बना। अगर l = 1 की बात करें तो -1 से +1 तक, -1 से +1 मतलब -1, l की वैल्यू जब 1 रखे तो m की वैल्यू -1 0 +1, 3 वैल्यू आ गई, मतलब 3 बॉक्स बनेंगे, ठीक, पी एक्स पी वाई पी जेड। अब अगर l की वैल्यू 2 रखें तो m की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, -l से +l तक ये आएगा ना, -2 से +2 तक, ठीक। अब इसमें कितने बॉक्स बनेंगे, m की कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, तो 5 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स बन गए। समझ में आया? तो कितने बॉक्स बनेंगे, ये ओरिएंटेशन कैसा होगा, कितने बॉक्स बनेंगे, ये हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m बताता है। अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे बॉक्स बन रहा है या क्या है।
तो बता दिए कि कैसे बॉक्स, जितनी m की वैल्यूज उतने बॉक्स, जितने m की वैल्यू उतने बॉक्स, m की वैल्यू 0, एक वैल्यू आई है मतलब तो एक बॉक्स, m की कितनी वैल्यू 3 वैल्यू आई है तो 3 बॉक्स, m की कितनी वैल्यू आई है 5 वैल्यू आई है तो मतलब 5 बॉक्स। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है ये कौन सा है एस में कितने ऑर्बिटल, कितने कक्षक, कितने बॉक्स, एक बॉक्स। पी में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। ये डी में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। उसी तरह से अगर n की वैल्यू 4 रखें, अगर n की वैल्यू 4 रखें, n की वैल्यू 4 रखेंगे अगर, तो क्या होगा, l की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, 0 to 4 - 1 मतलब 0 to 3, 0 to 3 मतलब 0 1 2 3। ठीक है, अब ये 4 है तो ये किसके लिए होता है, 0s p d, ये f। अब 4 है तो 4s 4p 4d 4f। अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -l से +n, पहले वाले के लिए। जब l = 0 तो m = 0 मतलब एक बॉक्स। जब l = 1 तो m = -l से +l, -1 0 +1, 3 वैल्यू मतलब 3 बॉक्स। ठीक है, जब l = 2 मतलब m की वैल्यू -l से +l, -2 -1 0 +1 +2 मतलब 5 बॉक्स, 5 वैल्यू आई है, 1 2 3 4 5। जब l की वैल्यू 3 तो m की वैल्यू -3 से -3 +3, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू मतलब 7 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो m की जितनी वैल्यूज आएंगे उतने बॉक्स बनेंगे। ठीक है, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या हमको इसके बारे में बताता है। ठीक है, कि कितने बॉक्स बनेंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिटल ये कितने ऑर्बिटल होंगे, कि इसमें कितने ऑर्बिटल, कितने कक्षक हैं, तो 3। p में s में 1, p में 3, d में 5, f में 7, देख रहे हो, f में 7, d में 5, p में 3, s में 1। समझ में है, तो इससे हमको इसके बारे में भी पता चलता है। जैसे अगर बात करें, लिख लो अगर इधर लिखना है तो, सबशेल उपकोष, इससे हमें क्या पता चलता, सबशेल और ऑर्बिटल, उपकोष, कक्षक। तो s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, px py pz, d में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, f में 7 ऑर्बिटल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, f में 7 ऑर्बिटल। तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये m की वैल्यूज़ हैं। m की कितनी वैल्यूज़ आई हैं, 1। देखो इधर m की 1 वैल्यू, इधर m की 3 वैल्यू, इधर m की 5 वैल्यू, इधर m की 7 वैल्यू। ठीक है, उस हिसाब से याद रखना है कि s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5, f में 7 ऑर्बिटल। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता चला। अच्छा, एक चीज़ हमने जो बताया था नोट करके लिखना था, जैसे 2s और 3s, 2s और 3s। s की आकृति कैसी होती है, गोलाकार। 2 है छोटा गोला, s की आकृति कैसी है, गोलाकार। लेकिन 3 है 2 से बड़ा है, मतलब गोला क्या होगा, बड़ा होगा, थोड़ा इससे बड़ा होगा। तो जैसे जैसे बताते ना, जैसे जैसे n का मान, ये n है ना, जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे साइज भी बढ़ेगी। देखो 2 से 3 हुआ, साइज क्या हो गई, बढ़ गई।
ऐसा में जैसे जैसे n का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइज बढ़ती जाती है। जैसे मान लो 2p और 3p। तो p की आकृति डंबल, ठीक, p की आकृति डंबल, लेकिन ये 2 से बड़ा है तो इसकी आकृति क्या होगी, थोड़ी बड़ी होगी, ऐसा नहीं। तो साइज जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ेगी। देखो इधर n का मान 2 है तो साइज कम थी, इधर n का मान 3 हो गया तो साइज बढ़ गया। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं। तो हमने यहाँ तक इसके बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे लास्ट एक क्वांटम नंबर है, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, चक्कर क्वांटम संख्या, चक्कर क्वांटम संख्या, ठीक है, चक्कर क्वांटम संख्या। अब चक्कर क्वांटम संख्या क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। डिनोटेड बाई एस, स्पिन, एस मतलब स्पिन, चक्कर क्वांटम संख्या, एस से प्रदर्शित करते हैं। दिया किसने था, गोल्डस्मिथ ने। प्रपोज्ड बाई गोल्डस्मिथ, गोल्डस्मिथ ने दिया था, ठीक है। क्या बताता है, इट डिस्क्राइब्स द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के घूमने के बारे में, चक्कर के बारे में बताता है। यह इलेक्ट्रॉन के चक्कर के बारे में बताता है, घूमने के बारे में बताता है, चक्कर के बारे में बताता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इट हैज़ वैल्यू ऑलवेज +½ एंड -½ +1/2 और -1/2, ठीक है। ये जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन का वो क्या बताता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताता है, रिप्रेजेंट्स देयर क्वांटम मैकेनिकल स्टेट, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल स्टेट मतलब क्लॉकवाइज, मतलब एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में और एक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, ठीक है। हमने पहले स्टार्टिंग बताया था कि जो क्वांटम नंबर्स हैं, स्टार्टिंग के 3 क्वांटम नंबर जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलते हैं। बाकी के जो लास्ट वाला है, जो 4th नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिलता है। तो क्या है, इट हैज़ नो क्लासिकल एनालॉग्स, मतलब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं हो सकता, मतलब इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चक्कर क्वांटम संख्या है। तो हमको याद है कि जो ऑर्बिटल बनता है, जैसे मान लो ये एक ऑर्बिटल है,
तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं, एक ऐसा डाल के एक ऐसा डाल के। तो ये क्या है, चक्र है, इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा है। क्या है, इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा है। ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हमको पता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। भरे जाते हैं, ठीक है। और वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से विपरीत होंगे, मतलब अपोजिट स्पिन के साथ पाए जाएंगे। एक का दिशा देखो घड़ी के सुई की दिशा में है, एक का देखो घड़ी के सुई की दिशा में, और एक का घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, ठीक है। ऐसे में तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। जो प्लस हाफ इसकी वैल्यू बताया था ना कि 2 वैल्यू आती है बस, तो प्लस हाफ जो होता है वो क्लॉकवाइज के लिए, और जो माइनस हाफ आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए। पता ना, जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में जो चक्कर लगाता है, तो वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है, ठीक है। वो अपने, जैसे मान लो ये नाभिक है और ये कक्षा है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों कक्षा में चक्कर लगाएगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों कक्षा में चक्कर लगा रहा है ना, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाता है। अब जो ये वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है, तो ये अपने एक्सिस पे भी घूमेगा। क्या, ये अपने एक्सिस पे भी घूम सकता है। अब वो कैसे घूमेगा, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये एंटी है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। कैसे भी घूम सकता है अपने एक्सिस पे, तो वही उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर हो गया। तो जो एस की वैल्यू होगी वो हमेशा या तो प्लस हाफ होगी या तो माइनस हाफ होगी। प्लस हाफ मतलब क्लॉकवाइज और माइनस हाफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात की चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पर चारों क्वांटम नंबर्स हो गए। अब अगर हम बात करें आगे, एक फॉर्मूला लिख लो नोट करके कि अगर कोई भी मुख्य क्वांटम संख्या, सिर्फ मुख्य क्वांटम संख्या दी है क्वेश्चन में, सिर्फ मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, और उसके बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट और शेल कितने होंगे, n, अगर मुख्य क्वांटम संख्या दी है तो। नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे, उपकोष कितने होंगे, वो भी n। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, तो ये n², ऑर्बिटल मतलब बॉक्स, ठीक है। और नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 2n²। ये सूत्र है, याद रखना। यहाँ पर n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। अगर मुख्य क्वांटम संख्या दी है और पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ शेल होंगे, तो बता दें कि सेम n की जो वैल्यू है वही सेम हो जाएगा। नंबर ऑफ सब शेल कितने, उपकोष कितने होंगे, तो वही जो मुख्य क्वांटम संख्या उतने उपकोष हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, कितने बॉक्स बनेंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे, तो वो n²। नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 2n², ठीक है।
अगर हम बात करें समरी की, जो हमने चारों क्वांटम संख्याएं पढ़ी, तो उसने क्या बताया, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, जो मुख्य क्वांटम संख्या थी, मुख्य क्वांटम संख्या थी, वो किसके बारे में बता रही थी, कोश के बारे में, शेल के बारे में, ठीक है। जो एजिमुथल क्वांटम नंबर थी, द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, वो किसके बारे में बता रही थी, उपकोश के बारे में। किसके बारे में, उपकोश के बारे में, सब शेल के बारे में बता रही थी। जो तीसरी थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, वो किसके बारे में बता रही थी, तो वो ऑर्बिटल के बारे में बता रही थी, बॉक्स के बारे में, कितने बॉक्स बनेंगे। और जो लास्ट वाली थी स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, वो किसके बारे में बता रही थी, तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बता रही थी, ठीक है। तो ये भी याद रखना, नोट, ठीक है। अच्छा, जैसे क्वेश्चन मान लो करते हैं, जैसे मान लो दिया है 3s2, अब इसमें स्पिन बताना है, ठीक है, इसका स्पिन बताना है, फाइंड स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखो s में कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, एक कक्षा बनेगी। ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन की संख्या, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, अब भरे कैसे जाते हैं, एक तो ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे। अब जो एक ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ हो गया, ये वाला जो हो गया ये माइनस हाफ हो गया, ठीक है। अगर मतलब दूसरा क्वेश्चन करें 3s1, तो s में कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, एक बॉक्स बनेगा। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, दूसरा है ही नहीं, तो हम मान लेंगे ये प्लस हाफ है, चक्र क्वांटम संख्या प्लस हाफ। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो और लेक्चर पसंद आया होगा। आगे के लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, इसके बारे में डिटेल्स में, अलग अलग एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, और इन सारे डिटेल्स के बारे में हमने बात की। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।